आज हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट का सेकंड पार्ट। हाई कोर्ट का जो सेकंड पार्ट है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो अधीनस्थ न्यायालय है यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, उनके बारे में। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हाई कोर्ट के अधीन या उसके नीचे जो अदालतें कार्यरत होती हैं उनको कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसके अलावा राष्ट्रीय हरित न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा है न्यायिक सैन्य अभिकरण, न्यायिक बल अभिकरण, यानी कि जो भारतीय सेना के 3 अंग है उनके मामले में जो सुनवाई होती, उसके मामले में जो सुनवाई है उसके लिए जो न्यायालय है उसके बारे में पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को जो करा रहा हूँ उसके लिए ये मेरी बुक है जो मैंने लिखी हुई है, जिसका नाम है मूल विधि और संविधान। ये जो पोर्शन है ये आपको दरोगा के एग्जाम के लिए जितने भी टॉपिक हैं उन पूरे को कवर करता है। विधि आदि जैसे मैंने लिखा हुआ है इसमें मूल विधि और संविधान, ये दोनों पोर्शन इसके अंदर आपको मिलेंगे। यहाँ पर ये दे भी रखा है मूल विधि और संविधान। इसके अलावा जो बाकी हमारे जो जिनके पास अन्य बुक हैं, जैसे सामान्य अध्ययन की मेरी लिखी हुई बुक है, वो बुक भी आप लोग यूज कर सकते हैं जो बच्चे चाहें। तो ये वाली किताब जो सामान्य अध्ययन की मेरी किताब है ये इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और ये हिंदी मीडियम के लिए। अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक के अंदर जैसे मैंने कहा कि अब हम कर रहे हैं कि जो अधीनस्थ न्यायालय है, तो अधीनस्थ न्यायालय यहाँ से हम टॉपिक शुरू करेंगे अधीनस्थ न्यायालय के बारे में और क्या क्या एग्जाम के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अधीनस्थ न्यायालय का तात्पर्य ये हो गया, जरा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं कि जो हमारी अधीनस्थ न्यायालय है उस अधीनस्थ न्यायालय के बारे में क्या क्या पॉइंट करने हैं। आपको ध्यान होगा कि हमने पिछली क्लास के अंदर किया था कि एक हमारा जो पिरामिड है न्यायपालिका का, उस पिरामिड के अंदर जो सबसे ऊपरी स्थान पर है वो तो हमने पढ़ा था, वो तो है हमारा हाई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे है हाई कोर्ट। यहां पर आपको ध्यान होगा ये चीज हमने करी थी कि सबसे ऊपर जो है ये है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, और आज जो हमें पढ़ना है वो पॉइंट आ गया, इसे कहते हैं सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ न्यायालय। और ये स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय कौन से होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय वह होते हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी अधिकारिता किसकी होती है, हमारी हाई कोर्ट की होती है। यानी कि इनके अंदर जो सेवा शर्तें हैं वो किनके द्वारा लागू होंगी, हाई कोर्ट के द्वारा। इसके कर्मचारियों का जो वेतनमान है उसका निर्धारण कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, इनकी नियुक्ति हाई कोर्ट की सलाह पर राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाएगी। तो ये सारे मामले जो हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। जो हमारा संदर्भ है उनके बारे में पढ़ते हैं। अब आ गया, जैसे पॉइंट मैंने आपको बताए थे अभी अभी, क्या क्या पॉइंट है। अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आती है जिला अदालतें, और जिला अदालत जो है ये जिला अदालतें हैं। और जिला अदालत के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट है जिनको हमें याद रखना है। जिला अदालत के अंतर्गत होते हैं, एक तो 2 प्रकार के न्यायालय हैं हमारे यहाँ, इनके बारे में देखते हैं। 2 प्रकार के जो न्यायालय हैं, एक तो कहलाते हैं, एक कहलाते हैं हमारे यहाँ सत्र न्यायालय और एक कहलाते हैं जिला न्यायालय। इनका अर्थ क्या हो गया, देखिए 2 प्रकार के हमने पहले भी चर्चा करी थी इनके बारे में। क्या क्या था, एक तो हो गया सिविल कोर्ट जिन्हें कहते हैं, और एक कहलाते हैं क्रिमिनल। क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत क्या आते हैं, इनको कहा जाता है सत्र। अर्थ ये हो गया कि इसके अंतर्गत जो है ये तो फौजदारी के मुकदमे सुने जाते हैं, यानी कि फौजदारी वो हो गए जिनकी थाने से शुरुआत हो या जिनके बारे में FIR दर्ज हो। और जो जिला होते हैं इनको कहा जाता है उर्दू भाषा में दीवानी, या इनको कहा जाता है सिविल केस।
ये वो केस होते हैं जिनकी शुरुआत जो है वो होती है कहाँ से, अदालत से होती है। जैसे किराएदारी का मुकदमा है, वसीयत आदि का मुकदमा है, वो तो कहलाते हैं हमारे किसके अंतर्गत, जिला के अंदर। और जो मार पिटाई या फिर हत्या आदि के मामले हैं वो सारे कहलाते हैं क्रिमिनल कोर्ट। तो इन कोर्ट के अंतर्गत क्या प्रावधान है, ये प्रावधान है कि जिला स्तर के ऊपर जो न्यायाधीश होते हैं वो न्यायाधीश जब सुनवाई करते हैं सिविल मामलों की, जब ये सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं तब तो उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि जिला न्यायाधीश। और जब वो सुनवाई करते हैं किन मामलों की, फौजदारी के, तब उन्हें कहा जाता है सत्र न्यायाधीश या फिर उन्हें कहा जाता है सेशन जज। तो केवल इनका अर्थ जो है इस संदर्भ में रहेगा कि फौजदारी का मुकदमे की सुनवाई के दौरान या फिर जो दीवानी मुकदमे की सुनवाई के दौरान है उनके नामकरण में क्या अंतर आता है, यह संदर्भ। इसके अलावा हमारे यहाँ पर होते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इससे जो स्थिति है, जो हमारे यहाँ मेट्रो सिटी है यानी कि जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, उसके अंदर कौन से होते हैं, उन्हें कहते हैं मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन ये कहलाते हैं। तो इनका काम क्या है, इनका संदर्भ क्या रहता है मेट्रोपॉलिटन का, तो बड़े शहरों के अंदर ये दंड आदि अधिकारी के नाम से जाने जाते हैं, जिनके बारे में अभी हम इसके अंदर चर्चा भी करने वाले हैं। अब देखते हैं क्या क्या पॉइंट है जिनका हमें ध्यान रखना है। अब आ गया जैसे इसके अंदर अधीनस्थ न्यायालय से जुड़े हुए जो मामले हैं, उम्मीद है आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकता हूं ताकि आपको और बेहतर रूप से दिखाई दे। यहां मेरे ख्याल से आप बिल्कुल साफ दिखाई देगा। अब देखिए इसके अंदर तो ये जो अदालतें हैं इनमें जिला अदालत जिनके बारे में अभी हमने कहा, और उनके अधीनस्थ जो न्यायालय है जिन्हें निचले अदालत कहा जाता है, उनका गठन होता है। जैसे तहसील के स्तर के ऊपर भी हम देखते हैं, वहां पर भी जो तहसीलदार महोदय हैं वह भी कुछ मामलों में सुनवाई करते हैं, जैसे राजस्व आदि के संबंध में मामले हैं तो मुंसिफ कोर्ट जिनको कहते हैं। लेकिन हमारे लिए जो परीक्षा उपयोगी है या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो संभवतः हम जिला स्तर के ऊपर जो न्यायालय है उनके बारे में ही ज्यादा हम पढ़ेंगे। इसके बाद आ गया और कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसके अंदर उल्लेख किया गया है हमारे यहाँ निचली अदालतों का। तो हमारे यहाँ 233, देखिए आप ये जानिए कि 231 तक के जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो तो हम हाई कोर्ट 214 से लेकर 231 तक तो हाई कोर्ट, और 233 से लेकर और 237 तक इन जिला न्यायालयों के बारे में उल्लेख किया गया। इन न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इसका तात्पर्य क्या हो गया भाई, इसका सीधे सीधे जो तात्पर्य है वो ये हो गया कि इनके जो खर्चे हैं, कर्मचारियों के जो सैलरी है, वेतन है, वो सारे राज्य सरकार को वहन करने पड़ेंगे। तो इसलिए इनकी स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। लेकिन राज्य का जो सांकेतिक मुखिया है वह कौन होता है, राज्यपाल। तो इसलिए इन सभी की नियुक्ति किसकी सलाह पर, हाई कोर्ट की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को जरूर याद रखना है कि देश के अंदर जो मोबाइल ई कोर्ट है उसे शुरू करने वाले भारत के पहले राज्य कौन से हैं। तो इनमें दो के नाम दे रखे हैं, तेलंगाना और उत्तराखंड। ऐसा क्यों है, मोबाइल कोर्ट क्यों स्थापना की गई भाई। मोबाइल कोर्ट की स्थापना के पीछे जो पर्पज है वो ये है कि दूर दराज के जो इलाके हैं जहां पर लोगों के पास में इतने आर्थिक संसाधन नहीं है कि वो शहरों में जाकर न्यायालय में जाएं, तो उन लोगों को भी न्यायिक अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए मोबाइल वैन बनाई गई है। जो मोबाइल वैनें हैं उन वैन के अंदर इंटरनेट की सुविधा और अन्य सभी सुविधाएं दी गई हैं ताकि न्यायालय से संबंधित जितनी भी जरूरतें हैं वो उसके माध्यम से प्राप्त हो सके। तो जिस व्यक्ति को न्याय की अपेक्षा है या वो चाहता है अपने केस को लड़ने को, तो वो इनके माध्यम से न्यायालय में अपनी सुनवाई कर सकता है। इसलिए मोबाइल ई कोर्ट की शुरुआत, ई का मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद आगे जिला न्यायाधीश के बारे में ध्यान कीजिए। मैंने अभी आपको बताया
ये जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, इन डिस्ट्रिक्ट जज का तात्पर्य क्या होता है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब हो गया कि वो व्यक्ति जो कि सिविल केस की सुनवाई करेगा। तो जिला स्तर के ऊपर जो सबसे उच्च श्रेणी के ऊपर न्यायाधीश होता है उसको डिस्ट्रिक्ट जज, उसको डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज या जिला न्यायाधीश कहते हैं। इनके संदर्भ में मैंने आपको ये बताया था कि किन मामलों के अंदर ये सुनवाई कर सकते हैं। तो अभी हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये सभी जो है किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? उच्च न्यायालय। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हाईकोर्ट है राज्यों के अंदर, वो क्या है? वो अभिलेख न्यायालय है, अर्थात वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। आप लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिकल 215 आर्टिकल अनुच्छेद 215 में कहा गया था कि उच्च न्यायालय जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ही हो गया कि उसकी जो निर्णय है वो साक्ष्य या एविडेंस के रूप में निचली अदालतों में इस्तेमाल होंगे। तो ये उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं जितने भी हैं। और जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट जज, जिसके बारे में मैंने कहा कि जब वो सिविल मामलों की, देखिए इनका अभी मैंने आपको जिक्र भी किया था, ध्यान कीजिए ये कि जो जिला स्तर के ऊपर जितने भी मामले हैं उनकी सुनवाई करने के लिए कौन सा अधिकारी है? डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। तो जिला स्तर के ऊपर न्यायिक मामलों में निर्णय लेने का सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो होता है जिला, उसे कहते हैं जिला न्यायाधीश या उसे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट जज। अब पॉइंट आ गया अगला दोबारा हमारे पास, ये आ गया कि किन मामलों की और जब वो सुनवाई करता है इनकी, जब वो फौजदारी के मुकदमों की सुनवाई करता है तो फौजदारी के मामले में उसे कहते हैं सेशन जज। अब इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से दिखा देता हूं कि ये यहां पर, ये देखिए यहां मैंने क्लियर कर रखा है ताकि आप चीजों को रिवाइज कर सको और अच्छी तरीके से उसको समझ सको। क्या पॉइंट दे रखा है यहां पर? देखिए हमारे यहां पर जो न्यायालय है उस न्यायालय के अंदर किन किन का है? एक तो कहलाता है मजिस्ट्रेट और एक है सत्र न्यायाधीश। ऐसा होता है कि जब वह सुनवाई निचले स्तर पर हो, यानी कि जब वो सुनवाई कर रहा हो ऐसे मामलों की जिसके अंदर सजा जो है वो कुछ वर्षों तक की दी जा सकती है, मृत्युदंड नहीं, यानी कि छोटे अपराध, उनकी सुनवाई के लिए ये मजिस्ट्रेट नियुक्त होते हैं। और ये जो मजिस्ट्रेट हैं उन मजिस्ट्रेटों के बारे में क्या पॉइंट है या इनको किस अन्य नामों से भी जाना जाता है वो भी मैं चर्चा कर देता हूं आपको, किन अन्य नामों से इनको जाना जाता है। तो ये जो मामले हैं पहले वाले का, इनको क्या कहा जाता है? जैसे मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है यहां पर पॉइंट, तो मजिस्ट्रेट जो है उसे क्या कहा जाता है? पहले वाले इस संदर्भ के अंदर दे रखा है, तो पहले ऊपर की तरफ जो दे रखा है इनको कहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, JMSC। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास वो होते हैं जो अधिकतम 1 वर्ष तक की सजा सुना सकते हैं और जुर्माने के रूप में कितने रुपए का जुर्माना? 5,000 रुपए तक का जुर्माना वो लगा सकते हैं। इनको कहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। फिर होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी कि इनमें क्या लिखेंगे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इन्हें अधिक वर्षों तक की सजा सुनाने का अधिकार है, अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा देने का अधिकार है और जुर्माना दुगना हो गया, यानी कि जितना सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट जुर्माना दे सकता, जुर्माने की सजा देता था, उस 5,000 को बढ़ाकर यहाँ क्या कर दिया गया? 10,000 रुपए कर दिया गया। और फिर जो होते हैं तीसरे नंबर पर, इन्हें कहते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, CJM। CJM को क्या अधिकार दे दिया? अधिकार के मामले में ये दे दिया कि वो सजा जो है वो 7 वर्षों तक, अधिकतम 7 वर्षों तक की सजा वो सुना सकते हैं। तो ये जो तीनों हैं, इन तीनों में कारावास की अवधि को बढ़ा दिया गया, यानी कि जो सजा देने का अधिकार है उसके वर्षों में वृद्धि कर दी गई। 1 वर्ष सेकेंड क्लास, 3 वर्ष फर्स्ट क्लास, और CJM जो है, जो मुख्य दंड अधिकारी है, उनको 7 वर्षों तक की सजा का अधिकार और जुर्माने की जो सीमा है वह सीमा
निर्धारित नहीं है, कितने भी जुर्माने की सजा वो दे सकते हैं। इसके ऊपर, इनसे ऊपरी स्तर के ऊपर जो है वो आते हैं सेशन जज। सेशन जज यहां लिखा हुआ है सत्र न्यायाधीश, इन्हीं को कहा जाता है सेशन जज। सेशन जज क्या होते हैं? इनके मामले में भी जो पॉइंट है वो ये है कि ये भी 3 प्रकार के हैं। सबसे निचले स्तर पर जो है वो हो गए असिस्टेंट सेशन जज, ये हो गया असिस्टेंट सेशन जज, जेएम नहीं होगा, असिस्टेंट सेशन जज। ये क्या कर सकते हैं? ये जो सजा है, उन सजा की जो अवधि है उसमें 10 वर्ष तक के कारावास की सजा सुना सकते हैं। यहां पर तो आपने देखा था कि जो सीजेएम है वो कितने तक की सजा सुना सकते हैं? 7 वर्ष, ये 10 वर्ष। और जुर्माने की जो अधिकतम सीमा है उसका कोई निर्धारण नहीं, हालांकि ये प्रासंगिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई एक निर्धन व्यक्ति है और उसने बहुत छोटा कोई ऐसा अपराध किया, उसके लिए सजा करोड़ों में दी जाए, तो प्रासंगिक होना चाहिए, परंतु अधिकतम सीमा का निर्धारण जो है वो नहीं किया गया। एक पॉइंट। फिर आ जाते हैं इनके बाद एडिशनल सेशन जज। ये जो एडिशनल सेशन जज है, यहां भी आप एडिशनल सेशन जज लिखेंगे। एडिशनल सेशन जज जो होते हैं उनके पास मृत्यु दंड तक देने का अधिकार होता है और जुर्माने की अधिकतम सीमा का कोई निर्धारण नहीं। और सबसे ऊपर जो होते हैं वो होते हैं सेशन जज। इन्हें कहा जा, सबसे ऊपर की तरफ जो है यहां पर ये सहायक को हम हटा देंगे, तो सहायक की जगह क्या हो गया? सेशन जज। ये सेशन जज, इसको हम ठीक कर लेंगे। सेशन जज कौन होते हैं? सेशन जज जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है जब वो सुनवाई कर रहा होता है फौजदारी के मुकदमे की। इन्हें भी मृत्यु दंड देने का अधिकार है, लेकिन ये हम हमेशा ये हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अनुच्छेद या आर्टिकल है, एक आर्टिकल है जिसे कहते हैं 266। आर्टिकल 266 जो है वो क्या कह रहा है कि कोई भी सजा, ये 266 में क्या कह रखा है? ये कह रखा है कि जब कभी भी जिला स्तर के ऊपर किसी को मृत्युदंड दिया जाएगा तो उसकी पुष्टि यानी कि उसकी वेरिफिकेशन जो है वो हाई कोर्ट से अवश्य होनी चाहिए। ये पॉइंट दे दिया आर्टिकल 266 के अंदर। तो यहां पर हमने जजों का जो वर्गीकरण है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उन जजों के वर्गीकरण के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब वापस चलते हैं जिस पॉइंट के ऊपर हम लोग फिलहाल पढ़ाई कर रहे थे। यहां हम कर रहे थे जिला न्यायाधीश के बारे में कि वो जिले का सबसे प्रमुख जो न्याय अधिकारी है वह होता है, सर्वोच्च होता है। दीवानी मामले की सुनवाई करते टाइम उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, और जब वो फौजदारी के मुकदमे क्रिमिनल की सुनवाई करते हैं तो उसे कहते हैं सेशन जज। मैंने आप लोगों को सत्र का मतलब इंग्लिश में बच्चे लिख लेंगे सेशन, और यहां पर जिले का मतलब है सिविल। ठीक है। जब आप जिला स्तर के ऊपर न्यायालय को देखने जाएंगे तो वहां पर बाहर लिखा होगा जिला और सत्र न्यायालय। तो जिले का मतलब क्या हो गया कि यहाँ सिविल सुनवाई भी होती है, और सत्र का मतलब हो गया यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की भी सुनवाई होती है। उसके बाद आगे आ गया कि ध्यान रखें फौजदारी मामले कौन से होते हैं, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया, जिनकी शुरुआत थानों से हो, यानी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जब मुकदमे आते हैं कोर्ट के अंदर उनको फौजदारी के मुकदमे कहते हैं। और दीवानी मुकदमों की शुरुआत जो है वो वकील के माध्यम से सीधे अदालत में प्रारंभ होती है, यानी कि थाने से शुरू नहीं होंगे। इसके बाद अगला जो बिंदु है वो आ गया जिला न्यायाधीश को किसी को उम्र कैद से लेकर और मृत्यु दंड तक देने का अधिकार है। आपने अभी पढ़ा था जब मैंने आपको बताया कि जो जिला न्यायाधीश है वो कितनी कोई सी भी सजा सुना सकता है, लेकिन इसके लिए क्या चीज चाहिए? वेरिफिकेशन, हाई कोर्ट की वेरिफिकेशन चाहिए। जब हाई कोर्ट उसको वेरीफाई करेगा तभी वो मृत्यु दंड जो है वो कायम रहेगा। यहां पर इसी पॉइंट को समझाया गया कि अपराधी को मृत्यु दंड से लेकर, उम्र कैद से लेकर यानी कि लाइफ सेंटेंस से लेकर और मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया। अब यहां भी जब हम पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखिए, उम्र कैद का मतलब, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला गया कि उम्र कैद का मतलब क्या है, तो उम्र कैद में कई जगह पर इस तरीके की भ्रांति है कि भाई उम्र कैद का मतलब क्या होता है, उम्र कैद दिन और रात मिलाकर इतने वर्षों की। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि उम्र कैद लाइफ सेंटेंस का मतलब है कि टिल डेथ यानी कि मृत्यु होने तक वह व्यक्ति कारावास में ही रहेगा। हालांकि
कई अन्य आधारों पर, मानवीय आधारों पर, स्वास्थ्य कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जिसे उम्र कैद मिली है उसकी सजा को घटाया जा सकता है, माफ किया जा सकता है, वो एक अलग बिंदु है। लेकिन उम्र कैद का मतलब जो है हमारे यहाँ भी कागजों में मरने तक जेल में रहने का ही प्रावधान है। इसके बाद आगे इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर जो भारत है उसमें अगर हम बात करें राज्यों की, तो राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो होता है राज्यपाल। तो कोई भी कार्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। हालांकि ये चीज स्पष्ट है कि राज्यपाल कोई भी निर्णय जो है वो मंत्री परिषद की सलाह के बगैर, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह के बगैर नहीं करेगा। तो हालांकि इसमें सिग्नेचर जो है राज्यपाल के होंगे, लेकिन इसमें सलाह जो है अधिकांश मामलों में जहां लिखा हुआ है कि प्रशासनिक नियुक्ति है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, तो मुख्यमंत्री की, और जहां न्यायिक निर्णय है यानी कि जुडिशियल डिसीजन है वहां पर किसकी सलाह लेनी होगी? हाईकोर्ट की। तो जो भी हाईकोर्ट होगा उस राज्य का, उसकी सलाह पर नियुक्त किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज को। इसके अलावा क्या आमतौर पर हम देखते हैं कि जो जज अपॉइंट होते हैं उसके लिए एग्जाम भी होते हैं। एचजेएस का एग्जाम होता है, हायर जुडिशरी सर्विस का होता है, या फिर पीसीएसजे का होता है जूनियर लेवल के ऊपर। लेकिन इसके अलावा यदि 7 वर्षों तक किसी को विधिक अनुभव प्राप्त हुआ है, यानी कि एक वकील के तौर पर उन्होंने काम करा है, तो उनकी भी सिफारिश की जा सकती है किस रूप में? जिला न्यायाधीश के नियुक्ति के रूप में। इसके बाद है पद से हटाना। देखिए पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो हटाने का अधिकार तो उसी को है जिसने नियुक्त किया है, यानी कि राज्यपाल को। लेकिन किसकी सलाह पर किया जाएगा? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की सलाह पर। आप ध्यान कीजिए इसके ऊपर जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति के बारे में क्या प्रावधान है। अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट के जजों की, सुप्रीम कोर्ट के जजों की, तो उनके बारे में आपने क्या पढ़ा था? उसके बारे में आपने पढ़ा था कि उनको हटाने का जो निर्णय है वो कौन किसके द्वारा लिया जाएगा? संसद के द्वारा। तो यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाना है, तो उसके लिए तो पार्लियामेंट में ही प्रोसीडिंग चलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे जितने भी अधीनस्थ न्यायालय है, उन सबके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उन्हें हटाने का फैसला जो है वो हाई कोर्ट की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। इसके बाद आ गया अगला पॉइंट कि पद से हटाना है। योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता मैंने अभी आपको बताई थी कि योग्यता होनी चाहिए कम से कम क्या? 7 वर्ष तक अधिवक्ता का अनुभव हो। अन्यथा अन्य मामले में जैसे मैंने कहा हाई कोर्ट जो पीसीएसजे है या एचजेएस है, हायर जुडिशियल सर्विस है, उनमें किसी ने उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण कराओ और अनुभव प्राप्त कराओ न्यायाधीश के रूप में, तब उनकी नियुक्ति इस रूप में की जाती है। अगला जो हमारा पॉइंट आएगा, फिर आता है जो अगला बिंदु जो है वो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर हमने सजा और कारावास का, इन्हें आप उतार लेंगे। इनमें बस ये चीज करनी है कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो आप लिख लेंगे असिस्टेंट सेशन जज, यहां लिखेंगे एडिशनल सेशन जज, यहां पर लिखेंगे आप सेशन जज। इनको आप इसके अंदर जोड़ लेंगे। बुक के अंदर भी आप लोग इस चार्ट को बना सकते हैं, क्योंकि कई चीजें जैसे मैंने कहा कि वहां पर मैंने इस रूप में नहीं दी होती, ऊपर नीचे दी होती है, पर ये चार्ट के रूप में जब हम किस चीज को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा हमारे लिए सहायक सिद्ध होती है। तो इस रूप में आप उसे यूज कर सकते हैं। फिर आ गया अगला पॉइंट हमारा। अब यहां पर और हम देखते हैं, ये रही जिला न्यायालय। इसके बाद एक और अदालत का नाम आता है जिसे कहा जाता है सत्र न्यायालय, जिसे कहा जाता है लोक अदालत। लोक अदालत का मतलब क्या होता है? लोक अदालत जो है उसका मतलब होता है कि ऐसी अदालतें जो मैत्रीपूर्ण रूप से, यानी कि वो बातचीत के माध्यम से किसी भी मामले का निपटारा करती हैं, उन्हें कहा जाता है लोक अदालत। ये इसलिए किया गया लोक अदालत का प्रावधान
ताकि जो लोग निर्धन हैं और जिन पे आर्थिक संसाधन नहीं है मुकदमा आदि लड़ने का, तो और या मुकदमाबाजी से बचना चाहते हैं, आपसी सलाह करके कोई फैसला करना चाहते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था करी गई थी लोक अदालत की। इनको इसी नाम से जिला स्तर के ऊपर इनका गठन किया जाता है। इसमें जो भी वादी है यानी कि जो केस लड़ रहे हैं, यदि वो आपसी सहमति करें तो लोक अदालत में उनकी सुनवाई होती है और इसका उद्देश्य ही है कि मुफ्त में न्यायिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए हमारे यहाँ पर या इसका आधार किया गया, तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा कि हमारे यहाँ नलसा नाम से यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की स्थापना की गई थी 1995 में। तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था लोगों को मुफ्त में न्यायिक सहायता सरलता से प्राप्त हो सके, ये लोक अदालत का उद्देश्य है। जैसे पति पत्नी का विवाद है तो दोनों पक्ष अगर सामान्यतः न्यायिक प्रक्रिया में जाएंगे तो वकीलों को भी पैसा काफी खर्च करना होगा और साथ ही साथ समय भी खर्च होगा। उससे बचने के लिए लोक अदालत का प्रावधान किया गया। अब यहाँ पर जैसे दे रखा है इसमें एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र, इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। ऑल्टरनेटिव क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पंचायतें हैं, तो पंचायतें क्या है? पंचायतें ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट का एक माध्यम है जिसमें जो उस स्थान पर रहने वाले लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर किसी भी मामले का निपटारा करते हैं। तो इससे सुविधा होती है, एक तो किसी डिस्ट्रिक्ट जाने की या कहीं शहर में जाकर अदालतों के सामने जाने की जरूरत नहीं है, किसी वकील की आवश्यकता नहीं है। जो गांव के पंच हैं या जो पंचायत के सदस्य हैं, गणमान्य लोग हैं, उनके सामने दोनों पक्ष बैठ जाते हैं और स्वयं अपनी बात कहते हैं, ना कि किसी वकील आदि की सेवाएं लेनी पड़ती है। तो इसी को ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं। तो जो जैसे पंचायत है वैसे ही हम कह सकते हैं लोक अदालत भी उसका एक हिस्सा है। इसके बाद आ गया स्थापित की गई है, और ये एक तो वो मामले जिनकी शुरुआत हो या फिर न्यायालय में लंबित मामले हो, यानी कि कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है, उनकी भी सुनवाई यहाँ पर की जा सकती है। इसमें मुकदमेबाजी से पहले और अदालत में मैत्रीपूर्ण आधार पर सुलझाया जाता है। जैसे मैंने कहा कहीं वैवाहिक मामलों में कोई विवाद है तो पति पत्नी कुछ समय तक तो साथ रहे ही हैं, उनके परिवार के जितने लोग हैं वह भी एक दूसरे को जानते हैं, तो जाहिर बात है उन दोनों पक्षों की बातचीत आमने सामने बैठाकर कराकर और मैत्रीपूर्ण तरीके से इसका निपटारा किया जाता। इनमें निःशुल्क यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सुनवाई होती है, जिसमें वादियों पर, वादी का मतलब क्या होता है? जो जिन लोगों ने भी पिटीशन किया, यानी कि एक तो हो गया पिटिशनर, एक हो गया डिफेंडेंट, दोनों पक्षों की पर आर्थिक भार नहीं पड़ता, क्योंकि आमतौर पर ऐसी आवश्यकता इनमें वकीलों की जरूरत नहीं पड़ती, दोनों पक्षों को ही आमने सामने बैठाया जाता। इसके बाद हो गया कि इन पक्षों का आमतौर पर इनमें कौन कौन से पक्ष होते हैं, किन किन मामलों में सुनवाई होती है। तो ये तो खैर हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं है, इसे तो एक बार पढ़ना भर है, इसको कोई चीज याद भी नहीं करनी कि भाई याद की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पर पॉइंट दे रखा है धन के दावों का निपटाना, वैवाहिक मामलों का, ये कोई जरूरत। इसे दीवानी अदालत का दर्जा प्रदान किया गया। आप ध्यान रखिए, दीवानी का मतलब क्या हो गया? यानी कि सिविल केस। तो जैसे एक सिविल कोर्ट का फैसला होता है वैसे ही फैसला जो है लोक अदालत का भी माना जाता है और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है। कंपलसरी है कि दोनों ही पार्टीज को इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसके फैसले के खिलाफ वे किसी भी अन्य अदालत में नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक कि किसी भी कोर्ट में, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, उसमें इसके खिलाफ अभी अपील का अधिकार नहीं। कारण क्योंकि ये दोनों के दोनों पक्षों की सहमति से निर्णय लिया गया है, ये मानकर, और न्यायिक प्रक्रिया से परे, यानी कि एक वैकल्पिक व्यवस्था होने के कारण इसमें अपील का प्रावधान नहीं किया गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि पृष्ठभूमि क्या है। जैसे मैंने कहा कि इसकी स्थापना किस आधार पर करी गई, तो हमारे यहाँ पर एक प्राधिकरण का गठन किया गया जिसे कहते हैं नलसा। नलसा का मतलब है नेशनल लीगल सर्विसेज और अथॉरिटी, ये इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसको 1987 में कानून पारित हुआ और 1995 के अंदर नलसा को
गठित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? लोगों को सरलता पूर्वक और निःशुल्क न्याय प्रदान करना, ताकि जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, संसाधन विहीन है, उन लोगों को न्यायिक सहायता दी जा सके। इसी के क्रम के अंदर क्या किया गया? लोक अदालतों का गठन किया गया। तो जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लोक अदालतों का गठन किसके द्वारा किया गया, तो आपका उत्तर होगा नलसा। जैसे केंद्र में नलसा है, ऐसी राज्यों में क्या? सलसा, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसे सलसा के नाम से जाना जाता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे लिए वो ये होगा कि भारत के अंदर पहली बार ई लोक अदालत का गठन, यहां पर ई अदालत लिखा है, इसे आप लिख सकते हैं ई लोक अदालत, ये करेक्ट होगा। पहला राज्य कौन सा बना? तो जो कोरोना महामारी थी, कोरोना महामारी के दौरान ये सुविधा दी गई कि लोगों को आने जाने की आवश्यकता नहीं है और जिस स्थान पर वो है वहां पर ही वो अपने मुकदमे को डिजिटल माध्यम से लड़ सकते हैं। ये राज्य कौन सा है देश में? पहला राज्य जिसने ई लोक अदालत की शुरुआत करी, वो आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़। ये फैक्चुअल पॉइंट है। आपने इससे पहले क्या पढ़ा था? आप ध्यान कीजिए, यहां पर आपने पढ़ा था मोबाइल कोड शुरू करने वाला पहला राज्य कौन से? तो इसमें आपने दो के नाम पढ़े थे, एक तो तेलंगाना और उत्तराखंड। वैसे ही आप इस मामले में भी ये पढ़ सकते हैं कि इनकी शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई, या पहली बार भारत में कहां पर इसकी शुरुआत हुई। अगला जो पॉइंट है हमारा ये आ जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर, जैसे इसके बारे में आप देखेंगे सशस्त्र बल अधिकरण, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल की बात है यहाँ पर। जब आप देखेंगे आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल, ये वाला पॉइंट है। तो इसके बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन है, ये सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया। हम ये सभी जानते हैं कि हमारी जो सेना है, जिसमें वायुसेना, थल सेना और नौसेना है, इसके अंदर लगभग 12 से लेकर 14 लाख तक के लोग जो हैं इसमें कार्यरत हैं। एक बहुत बड़ी संस्था है, यानी सबसे ज्यादा रोजगार भारत में देने वाला विभाग कौन सा है? सैन्य विभाग। तो यहाँ पर इनकी पुलिस भी अलग गठित करी गई है और यहाँ पर अलग से न्यायालय का भी गठन किया गया है, जिनको हम कहते हैं कोर्ट मार्शल, आम भाषा में हम सुनते होंगे। तो जो कोर्ट मार्शल में सजा दी जाती है, उसके मामले में अपील सुनने का जो अधिकार है वो किसको है? उसके लिए सशस्त्र बल अधिकरण का गठन किया गया। जैसे मैंने कहा थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तो इनके लिए अलग अलग कानून भी बनाए गए हैं, यानी कि इनके जो अधिनियम या एक्ट हैं वो कौन से हैं? 1950 और 1957। थल सेना और वायुसेना यानी कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, इन दोनों का तो 1950 में, और जो इंडियन नेवी है 1957 के अंदर ये अधिनियम पारित किया गया, जिसका जिक्र जो है यहाँ पर मैंने कर रखा है। आप ये देख लेंगे 1950 और ये नौसेना। यहाँ पर सेना का मतलब थल सेना या फिर जिसको कहते हैं आर्मी आम भाषा के अंदर, उसके बारे में। इसके अलावा ये सेना न्यायालय के निष्कर्षों और दंडादेशों के सशस्त्र बल के अनुसार के समक्ष इनको चुनौती दी जा सकती है। तो इस ट्राइब्यूनल का मेन पर्पस क्या है कि आर्मी के जितने भी मामले हैं, अपीलें हैं, उनकी सुनवाई करने का अधिकार है। इसके जो न्यायाधीश, जो इसके मुख्य न्यायाधीश बनते हैं वह कौन होते हैं, और अन्य सदस्य जो हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। वो थोड़ा संरचनात्मक, इसमें 2-4 पॉइंट है। कार्यकाल का सवाल आ सकता है कि भाई इनका कार्यकाल जो है वो कितना होता है, तो वो पॉइंट देख लेते हैं वही। और जैसे मैंने कहा कि सीडीएस की जो एग्जाम है उसके अंदर इससे संबंधित सवाल पूछा गया था। इसमें आ गया संरचना, इसमें संरचनात्मक रूप से किनका नियुक्ति की जाती है। तो इसके जो अध्यक्ष बनते हैं, वो अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं? अध्यक्ष वो होते हैं जिनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, भारत सरकार करती है, यहाँ पर लिखा हुआ। लेकिन इनके लिए किसकी सलाह की आवश्यकता है? मुख्य न्यायमूर्ति की आवश्यकता होती है। उन्हीं की नियुक्ति की जाती है इसके अध्यक्ष के रूप में। अध्यक्ष के लिए अर्हता क्या है? या तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वो जज रहे हो, जैसे यहां पर दे रखा है रिटायर्ड जज हो, या हमारी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के तो कोई भी रिटायर्ड जज
और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहे हो रिटायर्ड, उनको यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। और रही बात कार्यकाल की बच्चों, तो कार्यकाल जो है सभी के लिए 4 वर्ष की अधिकतम सीमा है या फिर उनकी आयु का निर्धारण है। तो यदि वो कार्यकाल के बारे में आपसे सवाल पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा? इसमें कार्यकाल जो है उसकी सीमा इन्होंने निर्धारित कर रखी है, कितनी? 4 वर्ष। यहां पर एक आध पॉइंट और देख लेते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को इसका सदस्य या अध्यक्ष बनाया जाता है तो 4 वर्ष या फिर 70 वर्ष आयु। आप ये जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो रिटायर होते हैं 65 वर्ष की आयु में, तो उनके लिए ये प्रावधान किया गया। और यदि हाई कोर्ट के हैं वो तो 65 वर्ष आयु या 4 वर्ष, जो भी पहले हो। और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो रिटायर कब होते हैं? 62 साल की आयु में, तो उनके लिए ये प्रावधान है। और बाकी जितने भी सदस्य हैं, बाकी सदस्य कौन से होते हैं? देखिए एक बार और देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है कि अन्य सदस्य। तो सदस्य कौन होते हैं इसमें? एक तो हो गए अध्यक्ष, और सदस्य कौन बनते हैं? यहाँ पर सदस्य। देखिए सदस्य बनने के लिए एक पद होना चाहिए जिस पद पर वह व्यक्ति रहा हो सेना के अंदर। जैसे इंडियन आर्मी है तो उसमें होना चाहिए मेजर जनरल। अगर कोई मेजर जनरल के पद पर रहा है तो वो भी सदस्य के रूप में नियुक्त होगा अगर आर्मी का। और जैसे आप मेजर जनरल की बात करते हो इंडियन आर्मी में, वैसे ही हमारे यहाँ पर, वैसे ही हमारे जो नौसेना है या फिर जो अन्य सेवाएं हैं जैसे नौसेना, वायुसेना, तो उसमें इनके समकक्ष जो अधिकारी हैं, इक्विवेलेंट जो ऑफिसर्स हैं, जैसे हमने कहा मेजर जनरल तो हो गए, मेजर जनरल ये तो हो गए हमारे आर्मी में। इसके अलावा एयर कमांडोर, एयर कमांडोर, एयर कमांडोर ये होंगे हमारे किसमें? एयरफोर्स में, वायुसेना में। और जो नौसेना है उसमें होते हैं कमांडोर। ये इस रैंक के जो पदाधिकारी हैं, जैसे मैंने रैंक में आपको बताया, ये तो हो गए हमारी आर्मी यानी कि थल सेना, ये होगी एयरफोर्स, और ये हो गया हमारी नेवी। इन पदों पर जो व्यक्ति रहे हों उन्हीं व्यक्तियों को हमारे यहाँ पर इस न्यायालय के अंदर सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये पॉइंट हो गया हमारा क्लियर। इसके बाद आ गया, और इन सब की कार्यकाल कितना होगा? जैसे मैंने कहा इनका कार्यकाल जो है 4 वर्ष का होगा। फिर हो गया पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति इन्हें पद मुक्त भी कर सकते हैं। पद से हटाने की प्रक्रिया देखो, ध्यान कीजिए, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य अधिकार हैं, कुछ अधिकार तो हमने पढ़ लिए। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो होता है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है, अपील का अधिकार होता है, राष्ट्रपति के सलाह मांगने पर सलाह देने का अधिकार। उनमें से एक है कि कुछ पदाधिकारी जो हैं उनको राष्ट्रपति हटाते हैं, लेकिन उनको पद से हटाने के लिए जो जांच होगी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही राष्ट्रपति उन्हें कार्यकाल से पहले हटाएंगे। जैसे यूपीएससी के जो चेयरमैन और सदस्य हैं, यदि उनको कार्यकाल से पहले हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट की जो जांच होगी, यहां पर हम तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो जांच होगी उसके बाद ही उन्हें पदमुक्त किया जा सकता है। हमारे यहाँ मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। उन्हें कार्यकाल से पहले हटाने के लिए जांच जो है सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के, जांच की रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति करेंगे। वैसे ही हमारा जो ये अधिकरण है जिसको ट्रिब्यूनल कहते हैं, उस ट्रिब्यूनल के जो सदस्य हैं उनको हटाने के लिए भी राष्ट्रपति किनकी जांच रिपोर्ट देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट की। तो ये मामले कुछ ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकार होता है, किस चीज के लिए? उससे संबंधित में निर्णय लेने के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आ गया हमारा त्वरित न्यायालय। वो तो न्यायालय हमने पढ़े थे कौन से? जिला स्तर के ऊपर जो न्यायालय है। अब बात आती है, जैसे हम सुनते भी हैं
कि अगर न्याय मिलने में लंबा समय लगे तो वो सही न्याय नहीं है। तो न्याय समय पर मिलना बहुत जरूरी है। कुछ समय पहले हमने दिल्ली में एक दुष्कर्म का किस्सा सुना था, वो था निर्भय दुष्कर्म मामला। उस मामले के अंदर जो अपराधी थे, उन अपराधियों को लगातार सुनवाई के बाद 9 महीने की सुनवाई के बाद ही मृत्युदंड दे दिया गया। तो वो त्वरित न्यायालय में सुना गया। दिल्ली की साकेत के अंदर त्वरित न्यायालय यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं, एफटीसी का गठन किया गया था ताकि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई होकर फैसला दिया जा सके। तो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय जो है आर्टिकल 280 के तहत, जैसे यहाँ देखेंगे ये पॉइंट आ रहा फिनेंस कमीशन, वित्त आयोग, यहाँ पर देखिए। तो वित्त आयोग का जो गठन है वो हमारे राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष में करते हैं। तो जब 11वां पंचवर्षीय आयोग कार्यरत था तो उस समय पर उसने सलाह दी कि भारत में ये फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित होने चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके नीचे की अदालतें, उन सबको गठित करने का जो फैसला है वो राज्य सरकार का होगा, क्योंकि राज्य सरकार को ही वो खर्च वहन करना पड़ता है। तो कुछ समय पर तो हमने देखा कि प्रारंभ में तो बहुत सारी फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करी गई, लेकिन जल्द ही खर्चों का बहाना बनाकर ज्यादातर राज्य सरकारों ने इन न्यायालयों को बंद करना ही उचित समझा। तो आज हम देश के अंदर देखते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बहुत कम है। ये क्वेश्चन जो है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब हुई, ये किसकी सलाह पर हुई, ये क्वेश्चन यूपीएससी का पूछा हुआ सीडीएस के एग्जाम में। तो आपका आंसर होगा 11th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया गया। और क्या हो सकता है, और ये आ सकता है किन मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर लिया जा सकता है, या तो मामले का प्रारंभ ही किया जाए, या 2 से अधिक वर्षों तक जो मामले कोर्ट के अंदर लंबित है, केस पेंडिंग है, उनकी सुनवाई करने का अधिकार इसके अंदर है, यानी कि उन मामलों को ये सुन सकती है। इसके बाद है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, वो मैंने आपको बता ही दिया। भाई इसकी स्थापना जो है राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और ये इसमें सलाह किसकी होगी, जाहिर बात है कोई भी न्यायालय जो गठित होगा उसमें किसकी, हाई कोर्ट की सलाह जरूर होगी। इसके अलावा इसमें कौन अपॉइंट होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश या रिटायर्ड। तदर्थ का मतलब होता है टेम्परेरी या एडहोक, जो कुछ समय के लिए। आपने पढ़ा भी था कि जब मैंने हाईकोर्ट आपको बताया कि हाईकोर्ट के अंदर राष्ट्रपति महोदय 2 वर्ष के लिए किसी को भी एडहोक बेसिस पर न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। यदि मामले बहुत अधिक हैं, कार्य करने के लिए उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है, तो ऐसी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। यहां पर हो गया हमारा ये वाला न्यायालय भी खत्म हुआ। इसके बाद अगला जो आता है वो है राष्ट्रीय हरित न्यायालय। ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत जो है वो दुनिया का वो देश है जहां पर, तीसरा देश है जहां पर इस तरीके के न्यायालय की गठन किया गया। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, क्या है, राष्ट्रीय हरित न्यायालय अधिकरण ट्राइब्यूनल, यानी कि पर्यावरण से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर जो विवाद है, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सब मामलों पर सुनवाई करने के लिए इस तरीके का न्यायालय विशेषतः गठित किया गया है। इसके जो पॉइंट, और इसको सजा सुनाने का भी अधिकार है, दंड देने का भी अधिकार है, और बहुत सारे मामले हैं जिसमें हम देखते हैं कि जैसे एनसीआर के अंदर डीजल से चलने वाले जो वाहन है वो 10 वर्षों के बाद उनको चलाया नहीं जाएगा, यानी कि उनका रिन्यूअल नहीं करा जाएगा, ऐसे फैसले। या फिर कानपुर के आसपास जो चमड़े के कारखाने थे उनसे जो प्रदूषित या अपशिष्ट आता था, यानी कि उसका जो वेस्टेज था वो सीधे गंगा जी में डाला जाता था, उनको बंद करने का फैसला हो। अनेक ऐसे मामले में हम देखते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इस पक्ष में फैसले लिए हैं जो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित हो। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आ सकते हैं, फैक्चुअल आपके लिए फैक्चुअल पॉइंट आ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो 18 अक्टूबर संभवतः डेट है जब 2010। तो हमारे लिए उस डेट का इतना मायने नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है किस साल में इसका गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, जाहिर बात है कि ये ग्रीन है तो इसका मतलब हो गया कि पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सुनवाई करने के लिए और उनका निपटारा करने के लिए इसका गठन किया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत जो है दुनिया का तीसरा देश बन गया है
जहां पर इस तरीके के न्यायालय का गठन किया गया है। भारत के अलावा 2 अन्य देश कौन कौन से हैं, जैसे कि आप नाम यहाँ देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही 2 एकमात्र ऐसे देश हैं भारत विश्व में जहां पर नेशनल गिरीश ट्राइब्यूनल का गठन किया गया है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। और इसको कौन सा दर्जा दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको एक हाई कोर्ट के तुल्य दर्जा दिया गया है। इसीलिए जब ये सवाल आए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो फैसला है उसके खिलाफ अपील कहां पर की जा सकती है, क्योंकि एक हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो फैसला है उसके खिलाफ अपील केवल कहां पर की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन इसके 4 सर्किट कोर्ट आप देखते हो कई शहरों के अंदर सर्किट हाउस बने होते हैं, आप देखते होंगे। तो सर्किट कोर्ट क्या थे कि ब्रिटिश समय पर यह किया गया कि देश तो भारत एक उपमहाद्वीप है, उस उपमहाद्वीप के अंदर अलग अलग न्यायालय न गठित करके, और जनसंख्या भी उस समय कम थी, लेकिन क्षेत्रीय विस्तार ऐसा ही था, यानी कि बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया था। तो ये निर्णय लिया गया कि कुछ समय के लिए न्यायालय जो है अलग अलग स्थानों पर जाकर न्याय का निपटारा करेगा, तो उसी को कहते हैं सर्किट कोर्ट, यानी कि अलग अलग स्थानों पर जाने वाला। तो इसकी भी जो 4 पीठ है, यानी कि इसकी 4 बेंच है जिनकी स्थापना करी गई, कहां कहां पर, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में, महाराष्ट्र के पुणे में, और कोलकाता और चेन्नई के अंदर, यानी कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में इनकी स्थापना की गई। फिर हो गया पृष्ठभूमि क्या है, अब क्यों ये गठित किया गया। देखिए भाई, हमारे संविधान के अंदर कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जैसे आर्टिकल 21 के अंदर पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ पर्यावरण में जीने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया गया। तो इसका मतलब है कि इसमें भी कहा गया। इसके अलावा हमारे जो संविधान के अंदर कई सारे और अनुच्छेद हैं, उसके अंतर्गत भी क्या प्रावधान किया गया है, जैसे आप देखेंगे अनुच्छेद कौन सा होगा, 233 है। 233 में भी ये कहा गया कि श्रम, पर्यावरण यानी कि लेबर और जो एनवायरनमेंट के मामले पे है उनकी सुनवाई के लिए अलग से कोई न्यायालय का गठन किया जा सकता है। यहां मैंने दे रखा है इसके बारे में, ये देखते हैं, यहां पर है ये पॉइंट है, इसमें आपको ठीक है, ठीक हो गया। यहां पर हमारा पॉइंट ये आ गया। देखिए अनुच्छेद 223, सॉरी 35 बता 323 ख के अंदर भी क्या दे रखा है, 323 ख के अंदर भी दिया गया है कि भारत में श्रम, विवाद, पर्यावरण आदि से संबंधित जो मामले हैं उन पर सुनवाई के लिए क्या किया जा सकता है, कोई कानून बनाने की व्यवस्था की गई है, कोई कानून बनाया जा सकता है। इसी के अंतर्गत 2010 के अंदर भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि पर्यावरण जो मुद्दा है उस यदि मेंस आदि में, जैसे सिविल का मेंस है, उसके अंदर क्वेश्चन आने लगे कि इसकी स्थापना के संवैधानिक ढांचे के बारे में चर्चा कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बताइए जिसके तहत इसका गठन, तो आप 2 आर्टिकल बताएंगे, एक तो आर्टिकल 21 और 324। इसके बाद आ गया इनके सदस्यों की आदि की गठन कैसे किया जाएगा या इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो इस मामले में जो है ये दे रखा है कि इसके सदस्य कितने हो सकते हैं, तो इसमें दे रखा है कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 होने चाहिए। और इसके जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति में किसकी सलाह ली जाएगी, हर जगह हम देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह अवश्य दी जाएगी। और बाकी जो सदस्य हैं, यानी कि मान लीजिए 20 सदस्य हैं, एक की तो अध्यक्ष बन गए जो कि भारत के चीफ जस्टिस की सलाह पर, और अन्य सदस्य उसके लिए एक चयन समिति का गठन किया जाता है जो उनके नाम की सिफारिश करती है। इसके बाद आ गया इनकी अधिकारिता कहां पर है। तो भाई जहां तक अधिकारिता की बात है, इसकी देश के अंदर कहीं पर भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ यदि मुद्दा है तो हर मुद्दे के ऊपर सुनवाई का अधिकार वो दिया गया है हमारे इस न्यायालय को। और साथ ही साथ इसको मुआवजे का भी अधिकार है, राहत और मुआवजा दिलवा सकता है। और
शर्त क्या है, इसके फैसले के खिलाफ अपील क्या किया जाएगी, 6 महीने के, हाँ सॉरी, इसके लिए यह भी प्रावधान किया गया है कि जो मामला न्यायालय के सामने आएगा, हरित न्यायालय के, उसका निपटारा 6 महीने के भीतर होना चाहिए। हालांकि बाध्यता नहीं है, यानी कि एक कंपल्शन नहीं है कि 6 महीने में निपटारा जरूर हो, लेकिन अपेक्षा की गई है कि इसका निस्तारण 6 महीने के भीतर अवश्य होगा। ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने समय सीमा उसके लिए निर्धारित करी गई है। अगला जो पॉइंट है फिर आ गया, नुकसान की भरपाई के लिए जुर्माने का भी इसको अधिकार है कि वो कर सकता है। और इसमें जो है ये क्या किया गया, देखिए दंड देने का, 3 वर्ष तक के कारावास की सजा सुना सकता है, ये ध्यान रखना। और अब इसकी जो जुर्माने की सीमा है, जो पहले 3 करोड़ थी वो बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई। अगर कोई व्यक्ति है संपन्न और धनी है तो उस पर 10 करोड़ तक का जुर्माना, और यदि कोई संस्था है जिसने पर्यावरण का अहित किया है, नुकसान पहुंचाया है, तो उसमें 25 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की व्यवस्था भी की गई। इसे भी आप लोग अवश्य ध्यान रखेंगे। अब अपील का किसमें हो सकती है, जैसे मैंने कहा हमारे यहाँ आमतौर पर अपील का क्या प्रावधान है, भाई अपील के बारे में प्रावधान है कि 3 महीने के भीतर जो है वो अपील की जा सकती है किसी भी मामले में। इसके बाद जो हमारा पॉइंट दे दिया, और इसकी अपील कहां पर की जा सकती है, जैसे मैंने कहा केवल हमारे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, क्योंकि स्वयं इसे क्या दर्जा दिया गया, इसे स्वयं किस चीज का दर्जा है, एक हाई कोर्ट का दर्जा प्राप्त है। करंट अफेयर्स के अंदर आप जरूर लिख सकते हैं कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायालय के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है जस्टिस आदेश कुमार गोयल। आदेश कुमार गोयल, इनका नाम आप लोग लिख लेंगे। करंट अफेयर्स के लिए ऐसे सवाल जो है किसी भी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में जैसे पदोन्युक्ति आप लोग पढ़ते हैं उनके बारे में पॉइंट दे रखा है, वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट में, आज ये जो हमारा पार्ट 2 है हाई कोर्ट का, ये आज समाप्त हो जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट और है जो इन्हें कहा जाता है कोर्ट का मित्र, या कहा जाता है एमिकस क्यूरी। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। न्यायालय में किसी केस की जब सुनवाई होती है तो सुनवाई के दौरान यदि कोई ऐसा पक्षकार आए जो किसी पक्ष का शामिल नहीं है और वो आकर कोर्ट की मदद करे, किससे, अपनी सलाह के द्वारा कोई दस्तावेज उपलब्ध कराए ताकि न्यायाधीशों को निर्णय लेने में आसानी हो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एमिकस क्यूरे, या जिसे कहा जाता है कोर्ट का मित्र, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। तो ये इसका संबंध क्या होता है, इसका संबंध केवल यही है कि वो न्यायालय को मदद करता है उस निर्णय तक पहुंचने में जो न्याय के अनुकूल हो। अब यहाँ पर पॉइंट मैंने दे दिया। क्वेश्चन ये आ सकता है एमिकस क्यूरी कौन होता है, या जैसे ट्रिपल तलाक का मामला था भारत में, तो ट्रिपल तलाक का जब मामला था तो उसके अंदर सलमान खुर्शीद देश के विधि मंत्री भी रह चुके हैं, लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो एक वकील भी है और एक मुस्लिम भी है। तो इसीलिए जब ट्रिपल तलाक का मामला आया कि क्या ट्रिपल तलाक को इस्लाम के अंदर या कुरान के अंदर मान्यता प्राप्त है, या फिर ये जो मामला है ये महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा होने के कारण क्या हम इसको रद्द करें आदि, इस फैसले तक पहुंचने के लिए सलमान खुर्शीद को कोर्ट ने कोर्ट ऑफ मित्र का दर्जा दिया था। तो यहाँ पक्ष देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, बड़ा सरल सा पॉइंट है। ये किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करता, यानी कि किसी का पक्षकार नहीं होता, गैर पक्षकार होता है, बस मददगार करता है। वह कानून के आधार पर कोर्ट को निर्णय, ऐसा नहीं हो सकता कोई भी व्यक्ति बने, जाहिर बात है कोई कानून का ज्ञाता होगा, संभवतः वो वकील ही होगा जिसे इन सब चीजों की जानकारी होने के कारण ही कोर्ट का मित्र बनाया जाता है। ये केस में कोर्ट की सहायता करता है, विधि के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए उसे नियुक्त किया जा सकता है, या किसी गरीब व्यक्ति का मुकदमा लड़ने के लिए। ये तो इंपॉर्टेंट हो ही गया कि अगर कोई गरीब है, निर्धन है और वो वकील अपने लिए नहीं नियुक्त कर पा रहा है, या वकील को फीस देने के लिए उसके पास धन संसाधन नहीं है, तो ऐसे में कोर्ट ऑफ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की अपॉइंटमेंट की जा सकती है। और यहाँ मैंने वो भी पॉइंट दे दिया कि जो न्याय मित्र है वो ट्रिपल तलाक के मामले में
न्याय मित्र के बारे में क्या पॉइंट दे रखा है हमारे यहाँ। तो इस मामले में सलमान खुर्शीद का नाम मैंने आपको समझाने के लिए दे रखा है, जिसमें सलमान खुर्शीद ने जो है ट्रिपल तलाक के अंदर ये इस तरीके से कोर्ट की हेल्प करी थी, तो उनका नाम भी इसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ देख लीजिए, ये दे रखा होगा मैंने यहाँ पर, ट्रिपल तलाक का जो मामला था 2017 में, उसमें सलमान खुर्शीद को कोर्ट ऑफ मित्र बनाया। तो इस तरीके से हाई कोर्ट का जो टॉपिक है या न्यायालय का टॉपिक है वो आज पूरी तरह समाप्त हो गया। इसके अलावा मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मैं शुरू करने वाला हूँ उस ऑनलाइन। बाकी आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अगर चाहें तो मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, टेलीग्राम चैनल, जिसके ऊपर मैं ये उपलब्ध कराता हूँ जितने भी करंट अफेयर्स है डेली की। और अब मैं आप लोगों को महीने के हिसाब से भी करंट अफेयर जो है, जैसे पूरी अक्टूबर 2021 है वो उपलब्ध कराऊंगा। तो संभवतः आज जो तारीख है, आज से क्लासेस भी शुरू करने का विचार कर रहा हूँ। जैसी तैयारी हो जाएगी मैं आप लोगों को वो करा दूंगा। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ये वाला है, डीके राठी सर GS प्लानिट, PLANET, ये तो है मेरा टेलीग्राम चैनल। इस पे चली जाइए, इसमें ये लिखा होगा, ये जरूर ध्यान रखिए, 2.2K होगा, ठीक है। कभी ऐसा हो कि डीके राठी सर के प्लानिट हो जिसमें 100-200 ऐसे सब्सक्राइबर हो, आप 2.2K वाले को देखिए। एक तो ये है, और दूसरा जो है ये तो है टेलीग्राम चैनल। मैं आज आपको लिंक जो है उसके अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। और दूसरा है व्हाट्सएप ग्रुप। वैसे व्हाट्सएप को मैं प्रिस्क्राइब नहीं करता, लेकिन जिनकी मजबूरी है वे इस पर जाकर मेरे को अगर कुछ भी कमेंट देते हैं तो मैं उनको ग्रुप के लिंक भेज दूंगा, जिस ग्रुप के अंदर वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फेसबुक के ऊपर डीके राठी के नाम से है, यहाँ भी आप आ जाइए, ये डीके राठी।